लेकिन पहले आपसे सुनते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। जी, बिल्कुल रज़ा साहब आज सुबह 11 बजे के करीब हमें जिस तरह होता है मैसेजेस आते हैं, तो हमें रेस्क्यू 1122 के ग्रुप में मैसेज आया कि एक एक्सप्लोशन हुआ है, नेचर नहीं मालूम और अपैरेंटली उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये गैस का कोई धमाका है या सिलेंडर है। जब हमने रवाबत शुरू किए तो इनिशियली जो हमारे लॉ एनफोर्सर्स हैं, वो कन्फ्यूज़ ही नज़र आए इस हवाले से। मतलब सबसे पहले तो वो ये इम्प्रेशन डिस्पेल करने की कोशिश में थे कि ये हाफ़िज़ सईद साहब के इलाके से हट के हुआ, एक बात। दूसरा वो काफ़ी देर तक ये कहते रहे कि अभी तक हमें नौयत नहीं पता इस धमाके की और प्रोबेबली ये गैस का ही हो सकता है। लेकिन जब हॉस्पिटल की सूरत-ए-हाल हमने चेक की और उसके बाद जो विजुअल्स हमें आए और हमारे एक जानने वालों का घर भी उधर तबाह हुआ है, बेचारे किराए पे गए थे। उनकी गाड़ी और उनका घर बड़े बुरे तरीके से डैमेज हुआ है। शुक्र है बचत हो गई। उनकी तरफ से भी जब हमें कुछ डिटेल्स मिली और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की मीनव्हाइल पुलिस और दूसरे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो ये कहती हाँ जी ये ब्लास्ट ही है और डेटोनेट किया गया है। शुरू में तो मतलब यहाँ तक कि वो किस चीज़ में प्लांट किया गया था उस पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई। रिक्शा, मोटरसाइकिल और आखिर पे गाड़ी। तो मसला ये था कि भई ये वाक़या इस हिसाब से अहम है कि हाफ़िज़ सईद साहब की रेज़िडेंस उसी स्ट्रीट में वाक़या है। मैं चूँकि उनको 2 दफ़े उसी घर में इंटरव्यू कर चुका हूँ माज़ी तो 2 वहाँ पे जो हैं आपको नज़र आते हैं बैरियर्स। एक बैरियर को क्रॉस करके जाएँ तो कुछ आप 100, 150, 200 गज़ का फासला है। दूसरे बैरियर में फिर एक मॉस्क आती है, जो कि हाफ़िज़ साहब की ही जमात की मॉस्क है और फिर उनका घर है। तो दूसरे बैरियर से पहले ही ये धमाका हुआ और जो ग्राउंड पे सूरत-ए-हाल है वो आपको पता चल चुकी होगी। क्रेटर कोई 3 फुट चौड़ा और 7 फुट, साढ़े 7 फुट के करीब गहरा है। अभी जो शाम को रिपोर्ट्स आई हैं बम डिस्पोज़ल स्क्वाड की तरफ से कि 10 टू 15 केजी एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है। तो आईजी साहब ने भी मौके पे आके इंडिकेट किया और उनकी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू फरमाते हैं कि टारगेट जो है हाफ़िज़ सईद साहब का घर हो सकता है। अब एक इम्प्रेशन ये भी कुछ लोगों ने छोड़ने की कोशिश की जी हाफ़िज़ साहब के घर को जो है सब जेल डिक्लेयर किया हुआ था, हाफ़िज़ साहब जो है उसमें रह रहे थे। लेकिन जब हमने काउंटर चेक किया, चूँकि वो कंकरेंट फेस कर रहे हैं प्रिज़न जो उनको किया गया था, 5-5 साल की कैद दी गई थी 3 मुख्तलिफ केसेज़ में। तो जब चेक किया तो कैंप जेल में उनकी मौजूदगी के आसार पाए गए। हाँ, ये हो सकता है कि ये उनका घर ही टारगेट हो क्योंकि उनकी फैमिली भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और एक पैगाम जो है वो देना चाहते हों दहशतगर्द। हाफ़िज़ साहब को टारगेट करना अलबत्ता एक नया फिनोमेना है क्योंकि ये आपको याद होगा कि जमात-उद दावा की एक रैली पे भी लाहौर में इलेक्शन रैली के ऊपर भी एक अटैक हुआ था। तो उस वक़्त भी हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। लेकिन ये दूसरा अटैक है, जिसके बाद कम से कम ये साबित होता है कि कुछ टेरर नेटवर्क्स जो हैं, अभी तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगरचे किसी ने क्लेम नहीं की, वो जमात-उद-दावा या इसकी लीडरशिप के पीछे भी आ गए हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, वो उसको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब कोई क्लेम करेगा इसको, तो शायद बेहतर तरीके से वजूहात सामने आए। एक आईजी साहब ने और बड़ी अच्छी बात की और बड़ी डिफरेंट बात वो ये की कि वो बड़ी पसोपेश के बाद वो उन्होंने ये कहा कि ये हाफ़िज़ सईद साहब भी टारगेट थे और इसमें किसी गैर मुल्की एजेंसी का हाथ हो सकता है। और जब कहा कि जी आइडेंटिफ़ाई करें तो वो उसपे उन्होंने नाम नहीं लिया और कहा जी गैर मुल्की एजेंसी कब माँगती है उन्होंने कहाँ पे कहीं पे जो है वो टेररिज़्म करवाया। तो ये ख़ैर उनका एक बोल्ड स्टेटमेंट इस हवाले से सामने आया। गाड़ी का जो हिस्सा आया है हाथ में हमारे सीटीडी ने टेक ओवर किया है, उसमें उसका बिल्कुल वो एक ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर है जो उसे देखा जाए तो चेसिस नंबर भी इनकम्प्लीट लेकिन पता चला कि ओपन लेटर पे गाड़ी थी गुजरांवाला से तो हुई हाफिजाबाद, हाफिजाबाद
यानी 2 हाथों में ठोक-ठोक के ओपन लेटर पे ही चल रही थी। कुछ 1-2 लोगों को कस्टडी में भी लिया है। तो अभी देखिए इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन जी, अफ़सोस की बात ये है कि मैं मैं चाहता हूँ कि उनकी जनरल अमजद शुऐब साहब की वीडियो हम 1 मिनट के लिए देख लें, छोटा-सा क्लिप है। वो भी यही आईजी साहब वाली बात ही दोहरा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी और नाज़रीन भी देखें, फिर उसके बाद हम इसकी ज़रा जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उस पे बात करें। आज लाहौर में जौहर टाउन में एक धमाका हुआ। बड़ा जोरदार धमाका था, काफी नुकसान हुआ और तकरीबन 3 अफराद हलाक हो गए, 23 के करीब जख्मी हुए। और इस धमाके की जो अहमियत खास तौर पे है वो ये है कि ये हमारे मोहतरम हाफिज सईद साहब उनके घर से चंद कदम दूर है। गालिबन ये उन्हीं के ऊपर एक हमला किया गया और यहाँ पे चूंकि पुलिस ने अपने एक बैरियर लगाया हुआ और बैरियर की वजह से आगे गुजरना मुश्किल है, तो बैरियर के करीब ही मोटरसाइकिल गालिबन पार्क करके तो दहशतगर्द चला गया जो कि धमाके से फटा। उससे पुलिस के लोग भी कुछ जख्मी हुए। हमारे कांस्टेबल बहादुर वो भी कुछ जख्मी हुए और उसके अलावा जो करीब तरीन घर था वो मसमार हुआ, उसके अंदर काफी सारी। जी, आपने सुनी बात वो, तो मैंने ये इसलिए कहा कि देखिए चूँकि जनरल अमजद शुऐब साहब जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है वो एक साबिक सीनियर ओहदे पर रहे हैं, वो अभी भी उनके ताल्लुकात हैं इंस्टीट्यूशन में। तो ज़ाहिर-सी बात है ये बात जो भी वो कह रहे होंगे ज़िम्मेदारी से कह रहे रज़ा होंगे। रज़ा सिर्फ ताल्लुकात नहीं है, बल्कि जो आईएसपीआर के जो मुस्तनद जी, दिफाई तज्ज़ियाकारों की जो लिस्ट है, उसमें उसमें भी वो शामिल है। शामिल है। दुरुस्त, दुरुस्त। तो ये सोलंकी साहब मुझे आपसे क्विक एक कमेंट दीजिए कि ये जो अभी पाकिस्तान की टेंशन्स देखिए अफ़गान बॉर्डर के ऊपर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हुई हैं। वहाँ पर भी हमारे जो है सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं हालिया माज़ी करीब में। बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के साथ टेंशन्स जो हैं वो भी बरकरार हैं। वहाँ पे कश्मीर में भी एक इजलास होने को है अभी जुम्मे को कल रखा है हुआ है मोदी कल अपनी है कल है जी, 24 को, जी 24 को जी कल है। कल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी इस सूरत-ए-हाल में ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि ये दहशतगर्दी की और फिर ये नहीं भूलना चाहिए कि एफएटीएफ का भी इजलास जो है वो भी होने वाला है। वहाँ भी वो च पाकिस्तान की वो चल रहा है और परसों इसका ऐलान होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे रहेगा या नहीं। जी, परसों एग्ज़ैक्टली तो वो अभी मतलब उस पे डेलिब्रेशंस होंगी। तो ये बड़े अजीबो-गरीब टाइमिंग इसकी मैं सिर्फ टाइमिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे उस पे कमेंट दीजिए ज़रा। देखिए आपने अपने सवाल के अंदर ही उसका जवाब दे दिया है कि ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हम एक इंतहाई एक मुखासमत और तज़ादात और झगड़ों वाले खित्ते में रहते हैं और ख़ास तौर पर जब अफ़गानिस्तान से इन्खला हो रहा है और तकरीबन मुकम्मल होने को है, तो उसमें इस तरह के जो इम्कानात हैं, उनको नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ़ इस बात पर हैरान हूँ कि जो सरकारी तौर पर जो मालूमात है, वो ये है कि वो अपने घर पर नहीं थे, वो कैंप जेल में थे। तो जनरल अमजद शुऐब जैसे बाइल्म और मुस्तनद तज्ज़ियाकार कैसे बेखबर हैं कि उन्होंने इस तरह का तासुर देने की कोशिश की कि वो उन पर हमला था। अब उन पर हमला तो सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकता है कि वो वहाँ पर मौजूद हों। तो अगर वो कहते कि उनके ख़ानदान पर, उनके घर पर, तो उसकी बात और होती। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल साहब खुद इसकी वज़ाहत फ़रमाएँगे। लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो सवाल ये है कि आज बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है जो आईएसआई हेडक्वार्टर में जिसकी वज़ीर-ए-आज़म ने सदारत की और जो प्रेस रिलीज़ है उसको भी पढ़ें, तो उसके अंदर और चीज़ों के अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल, ख़ारजा पॉलिसी के बहुत सारे उमूर जो है, उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। जो वज़ीर ख़ारजा है, वो इस शहर में मौजूद है, वो इस मीटिंग में क्यों नहीं थे? मैं जानना चाहूँगा जबकि दूसरे वुज़रा जिनमें से गैर मुतल्लिका वुज़रा जैसे इत्तलात के वज़ीर वो भी उसमें मौजूद थे, तो वो क्यों नहीं थे? जो मुतल्लिका वज़ीर जब ख़ारजा उमूर और ऐसे अ, एक माहौल में बात हो रही है, तो मैं खुद जानना चाहूँगा, मैं लाइल्म हूँ
लेकिन मैं अपनी जो लाइल्मी है वो सवाल की सूरत में आपके सामने रखा। आपकी आपकी लाइल्मी जो है, मेरे ख्याल से वो भी बरकरार ही रहेगी, क्योंकि ये बात सवालात होते हैं, उनका कोई जवाब नहीं होता सोलंकी साहब। वो ये भी उन्हीं सवालात में से एक है। देखिए, शाह महमूद साहब पहले भी जिस तरह के बयानात देते रहे, मैं आपको एक इसका क्विकली, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ये डिक्लेयर कर दूं, लेकिन अगर आप उनका माजी में देखें, वो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक बयान दे दिया, उन्होंने गलती से कह दिया या जानबूझ के कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो तो हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। फिर उसके बाद उन्होंने उस बात को बदल लिया। इसी तरह अफगानिस्तान पर उनके मुतज़ाद आरा जो हैं, अभी जो पिछला इंटरव्यू है उसमें उन्होंने बिल्कुल तालिबान की हिमायत वाली बात की। उससे पहले हमारे थिंक टैंक्स, हमारे सिक्योरिटी गुरुज़ ये कह रहे जी नहीं-नहीं, इस बार तो हम बड़े मोहतात हैं और ये है वो है। तो लगता है कि शाह महमूद साहब जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है उससे काफ़ी हद तक दूर हैं, उतने ही दूर हैं जितने के इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान 15-20 मील का फासला है। तो मैं चाहूँगा कि मुबश्शिर साहब से ख्वाजा आसिफ साहब की बेल की जो खबर है, उसके ऊपर भी क्विक कमेंट लिया जाए कि कैसे आप देख रहे हैं, कोई इत्तलात हैं आपके पास, कोई अंदर दी गल हैगी तो दसो फिर? अंदर दी गल है वे कि हाजा साहब को रख के इतना ज्यादा उनका लो के मक्खन तो नहीं निकालना था। अल्टीमेटली जब आप अंडर ट्रायल होते हैं तो बेल हर बंदे का हक होती है और पिछले कई अरसे से हर दफे वो प्लीड करते थे बेल का, और कई दफे जो है वो जजेस अवेलेबल नहीं थे, और कई दफे अगली तारीख टाल दी गई, रिमांड और इस तरह के जो मामला हैं। तो आखिरकार बेल होना ही होती है ऐसे केसेस में। तो ये फिर भी अगर देखा जाए तो डिलेड बेल है। 2 मेंबर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, और उन्होंने आज बड़ी डिटेल्ड हाजत साहब के जो लॉयर्स थे उन्होंने काफ़ी डिटेल और बहुत सारे प्रेसिडेंट्स के साथ उन्होंने अपनी बेल प्ली को सपोर्ट किया कि इतनी देर तो रखा नहीं जा सकता और दूसरा इनका हक है। तो उसके बाद अब मसला ये है कि यहाँ पे कन्विक्शन हो जाए या बेल हो जाए, तो कंस्पिरेसी थियरीज़ जन्म लेना शुरू कर देते हैं, डील हो गई या कोई छूट दी जा रही है, अ, या फिर इनको स्क्रू किया जा रहा है, इस तरह के इंप्रेशंस आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेल कोई इतना बड़ा मामला नहीं, और चूँकि देर से हुई है, तो कम से कम इसके डिले को शक-ओ-शुबे की नज़र से देखना चाहिए, स्पेशली उस वक़्त जब ख्वाजा आसिफ साहब नवाज़ शरीफ लॉयलिस्ट के ग्रुप में जो है उनको समझा जाता है कि उधर है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में तो बेल होनी ही नहीं चाहिए थी। हो गई, देर आया दुरुस्त आया, इस पे यही कहा जा सकता है। नहीं, वो लॉयलिस्ट वहाँ भी हैं, लेकिन वो राब्तों में भी थे, बड़ी आला सतहों के ऊपर, और शहबाज शरीफ के साथ भी वो उनकी जो मेरे ख्याल से हिकमत अमली है, उस पे भी वो यकीन रखते हैं किसी हद तक। तो इसलिए मुबश्शिर सिर्फ साहब सिर्फ जो है, रज़ा सिर्फ ये ना कहें, ये भी कहें कि हमारे मोहतरम हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म ने ये बरमला कहा था कि किस तरीके से उन्होंने किसको फ़ोन करके अपने आप को मुंतख़ब करवाया था, याद है? जी, जी, बिल्कुल याद है वो। तो उन्हीं का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि जिन्होंने जी, उनको वो बकौल बिल्कुल आप जी, दोनों हज़रात बजा फरमा रहे, ख्वाजा साहब में स्किल है कि विकेट के चारों तरफ खेलने की अहलियत रखते हैं। लेकिन जब कुछ उनकी तकारीर के बाद वो अच्छा खासा ही वाज़ अंडर फायर, और उसके बाद यही सोचा जा रहा था कि नहीं, पाकी साहब की माफ़ी हो सकती है, ख्वाजा साहब को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप उनका स्किल देखिए कि बाद में रवाबत भी हुए। फिर ख्वाजा साहब कहीं न कहीं आपने बिल्कुल बजा फरमाया, कहीं न कहीं शहबाज शरीफ को भी ये कहते पाए गए कि आपकी मुफ़ाहमत की बात ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो मियां नवाज शरीफ को भी कहते हुए पाए गए कि मियां साहब आपका नैरेटिव ठीक है। तो ये स्किल उनमें है, लेकिन उसके बावजूद हम जो उनकी बयानबाजी माजी में रही है और उसके बाद जो रिएक्शन आया, क्योंकि आपको भी रजा और मुर्तज़ा भाई दोनों को इल्म होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही थी, जब शाहिदा खान अब्बासी साहब को लाया गया, तो ख्वाजा आसिफ साहब भी एक नाम थे, और उस नाम पे बड़ी रेजिस्टेंस आई थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि ओके, कोई कोई भी हो सकता है, ख्वाजा आसिफ नहीं हो सकता। और इस पे मेरी चूँकि बातचीत रही,
PMLN के लोगों से भी और उन लोगों से भी जो फैसला करते हैं ऐसे या ऐसी मूव को रेजिस्ट करते हैं। तो वो तो बड़ा विविड और लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि एनीबॉडी बट शहबाज शरीफ साहब भी आपको पता है इस मामले में जरा सॉफ्ट आदमी हैं। हो सकता है कि ख्वाजा साहब के लिए भी उन्होंने कोई राह हमवार की हो। तो ये पाकिस्तानी सियासत हर रोज कलाबाजियां लेती है और कौन कहाँ खड़ा है ये जरा जज करना आजकल मुश्किल जी, होता है। ये क्यों तो मुर्तजा ये भाई? सही कह रहे हैं बुखारी साहब। जाते-जाते आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे। ये जो जनरल अमजद शुएब साहब ने भी कहा, आईजी पंजाब ने भी कहा कि जो वहाँ उस गली में एक हाई वैल्यू टारगेट था। ये बात जो है अब इसके क्या माने लिए जाएँ? और ये इसके ऊपर ज़रा ये समझा दें कि ये जो चक्कर है। देखिए, मैं तो इसको बेखबरी कहूँगा। जनरल साहब का बड़ा एहतराम है और ये भी ठीक है कि वेल इन्फॉर्म्ड हैं, ये भी ठीक है कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं बहुत सारे पावरफुल सर्कल से। लेकिन मैं इसे बेखबरी भी कहूँगा और मैं इस स्टेटमेंट को मुल्क के लिए खतरनाक स्टेटमेंट भी कहूँगा। देखिए 3 केसेज़ में उन्हें 5-5 साल की सज़ा हुई है। कैंप जेल में वो रह रहे हैं। सेटअप को आप सैटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी सूरत-ए-हाल में आपने पूरी एक्सरसाइज़ पे पानी फेरने की कोशिश की है, ये कहकर कि हाफ़िज़ सईद पे अटैक था, जिसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं निशानदही कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि हाफ़िज़ सईद साहब उधर मौजूद थे। भई कैसे? कोई लीगल प्रोसेस नहीं हुआ, उनको कोई पैरोल पे बाहर नहीं निकाला गया, उनके घर को सब जेल डिक्लेयर नहीं किया गया, उन्होंने अपनी सज़ा पूरी करनी है। हाँ, उनकी तरफ से अपील भी फाइल नहीं हुई। मतलब अभी तक उनकी सज़ाओं के खिलाफ जो कि जमात दावा का एक इंटरनल मामला हो सकता है। तो ऐसी सूरत-हाल में इस तरह का बयान देना मेरा ख़्याल है कि ये गलत बात है, ज़्यादती वाली बात है। मुल्क ने इतनी एफर्ट नहीं की तो आईजी ने अपने भी आप तो यही कहा है ना, मुबश्शिर साहब, आईजी साहब ने भी तो यही बात कही है ना, देखें। आईजी साहब ने घर का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था साथ में। उन्होंने अच्छा, वो हाफ़िज़ ज्यादा सईद वो ज्यादा वो ज़्यादा तेज़ मोहतात हैं, थे, मोहतात हैं मुख्तार वो। थे, जी। उन्होंने घर का लफ्ज़ मेरे इस्तेमाल मेरे किया। ख्याल में मुबशिर आप और मैं जो है वो इस ये जो मुस्तनद लिस्ट है उसमें शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दे, क्योंकि आज के आपके और मेरे जो बयानात हैं वो हमें मुहब्बे वतन की जो मयार है उस पे पूरा उतरने में खासे ममदू और मुआविन साबित होंगे। हम जी, तो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। मुर्तज़ा भाई जो भी बातें हम करते हैं मुल्क की मोहब्बत में करते हैं और हम समझते हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतर है वही होना चाहिए। अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसके पीछे भी वही जज़्बा कारफ़रमा होता है। मुबशिर की आवाज़ रज़ा ज़रा ने कट रही जो थी। तो जी, तो मेरे ख्याल में अब हम जी, मुबशिर आप हम क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं और आप तख्त लाहौर में मौजूद हैं, तो आप भी इस गुफ्तगू में बिल्कुल शरीक हों। लेकिन क्योंकि हमने दावत दी है अब्बास नासिर को और ज़ियाउद्दीन साहब को, हमारे सीनियर दोस्त हैं, तो ज़रा उनसे ज़रा बात कर लें और फिर आपका कमेंट जो है लेना भी ज़रूरी है। अनलेस आपको कहीं ज़रूरी जाना हो तो कोई कोई मसला नहीं होगा। रज़ा? जी, हेलो अब्बास। अब्बास सलाम वालेकुम। बेहतर वालेकुम ज़िया साहब, मैं ये तो मेरे हमदम लिए गोश हूँ। जी, मैं बड़ी ये सादत है कि आपके साथ मैं फोरम शेयर कर रहा हूँ इतने अच्छे दोस्तों जी, के जी, साथ और बिल्कुल, अपने मैं उस्ताद के आप साथ। इस सेगमेंट के लिए मैं सोलंकी साहब से कहूँगा कि वो एक ब्रीफ सा जो है रज़ा, अगर या आप मुझे एक लम्हे की इजाजत दें तो मैं एक लिबर्टी लूं। प्लीज़। जी, जिस जी। जिस मौजू पे अभी गुफ्तगू हो रही थी, जी, जी। ये मत भूलिए कि ये जो हमारे कुछ बहुत ही काबिल कदर रिटायर्ड फौजी हैं जिनका यकीनन कौमी सलामती के मामलात में बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होगा मुल्क के लिए, ये सम ऑफ देम आर पास्ट द सेल बाय डेट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि वो अप्रूव लिस्ट पे तो होंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहता हूं कि एक दफा इसी तरह किसी सेंसिटिव वक्त में जब हमारे फौजी लड़ रहे थे, तालिबान के खिलाफ सफारा थे और ये समझ लीजिए कि फिरका वाराना कुछ तंजीमों के खिलाफ सफारा थे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले। ये टेलीविजन पे इन्होंने आके कहा था कि हम इन बहुत सारी
DGISI ने कहा, उस वक्त जनरल रिजवान अख्तर थे, कि इन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मेन स्ट्रीम कर लेंगे, और उन्होंने प्रपोजल दिया शायद नवाज शरीफ को कि उनको सबको रेंजर्स में या कहाँ भर्ती कर दो। ऐसा तो मैंने तो कोई प्रपोजल का नहीं सुना। तो ये बाज़ औक़ात इस तरह की बातें कर जाते हैं अपनी इन्नस में। अब आप देखें ना, उनका जो वीडियो आया उस पे DPP, पता नहीं डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और क्या एनालिटिका, उन्होंने अपना वन मैन ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई है। मैं उनकी जो कौम को, मुल्क कौम के लिए खिदमात है, उनका तो मुतरफ हूँ, लेकिन उनके इन बयानात और उनकी एनालिसिस से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। और मुझे तो खदशा ये कि इस तरह के लोग, फैट का इजलास जारी है पेरिस में, कोई ये ना सवाल करे कि जब आपके एक ISPR अप्रूव जनरल कह रहे हैं कि वो घर पे थे, तो हाफिज सईद साहब सजा काट कहाँ रहे हैं? वो कैंप जेल में काट रहे हैं या रात को कोई गाड़ी उन्हें घर ले आती है? मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। उनको बाकायदा अदालत ने सजा दी है, वो अदालत में जेल में ही होंगे। लेकिन इस तरह के बयान मजा का खेज लगता है। इससे अच्छा तो वो इस तरह की तज्जिया ना करें। इससे कौम को नुकसान होता है। कोई सुनने वाला है, देखने वाला है। 2 लम्हे में अगर हम कोई बिल्कुल कौम और अवाम के इंटरेस्ट में बात करें तो 2 मिनट लगते हैं गद्दार का लेबल चस्पा करने में। इन लोगों को भी शोशा उठा दिया कि जी ये तो सजा हुई नहीं है इनको, और ये तो घर पे बैठे हुए हैं, और इनका तो कोई, ये पाकिस्तानी जो हैं ये वैसे ही कह रहे हैं कि जेल में है। सो खैर, आई डोंट वांट टू गो ऑन एंड ऑन। मैं इतना सा सिर्फ एक फ्लैग, एक वार्न करना चाह रहा था कि ये बड़ी खतरनाक सेंसिटिव चीज है। इस मौके पे अगर वो खामोशी इख्तियार कर लेते, अपनी माहिराना राय नहीं देते, तो शायद इसमें मुल्क कौम का भला भी था और फला भी थी उसी में। जी, शुक्रिया। आपकी पर्सपेक्टिव